हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एपिडेमिक डिजीज। एग्जाम पूछता है या पादप महामारी रोग क्या होता है, उसको पूछता है। तो महामारी दोस्तों जैसे हम इंसानों में आता है वैसे पौधों में भी आता है। जैसे अभी हम लोगों का एक महामारी रोग आया था कोविड-19 कोरोना वायरस, वैसे उनमें पौधों में आया था आलू का पछेती अंगमारी झुलसा रोग। दोस्तों इसमें मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो दोस्तों ये जो महामारी रोग होता है यह कभी कभी आता है और जब आता है तो बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है महामारी रोग या एपिडेमिक डिजीज। वे रोग जो सामान्यतः व्यापक या विडली जिसे कहते हैं एवं विनाशकारी रूप में एक बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा सामयिक उत्पन्न होते हैं तथा फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, पादप महामारी रोग कहलाते हैं। तो पादप महामारी रोग क्या होता है दोस्तों? जो पादप महामारी रोग होता है या कोई भी महामारी रोग होता है वह हमेशा नहीं आता है, वह कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत अधिक नुकसान करता है। तो वही बताया जा रहा है कि जो महामारी रोग होता है वह सामान्यतः व्यापक एवं विनाशकारी रूप में एक बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा सामयिक उत्पन्न होता है, मतलब कभी कभी उत्पन्न होता है तथा फसलों को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, वह पादप महामारी रोग कहलाता है। तो नोट में मैंने क्या लिखाया है कि इस प्रकार के जो रोगजनक होते हैं वह किसी विशेष क्षेत्र में निरंतर उपस्थित रह सकते हैं। जो महामारी रोग होता है वह रोग उपस्थित हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन उतना विकराल रूप उसका नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा। लेकिन यदि उसे अनुकूल वातावरण मिल गया तो उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है। जैसे दोस्तों आपके अंदर बुखार हो रहा है तो आप लोग थोड़ा खाना पीना छोड़ देंगे, मतलब कम खाना खाएंगे, इम्यूनिटी आपकी कम होगी तो वह उसके अनुकूल हो जाएगा, तो आप लोगों को पूरा बुखार जो है कवर कर लेगा। तो वैसा पादप में भी होता है। तो यदि उसके अनुकूल वातावरण उसको मिलेगा तो वह क्या होगा, तीव्र गति से वृद्धि करेगा जिससे महामारी का रूप ले लेता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के रोगजनक किसी विशेष क्षेत्र में निरंतर उपस्थित रह सकते हैं, परंतु परिस्थितियां अनुकूल होने पर उनके निवेश द्रव्य में तीव्र वृद्धि होने लगती है और महामारी रोग जैसा रूप ले लेती है। जैसे आलू का पछेती अंगमारी दोस्तों वह कभी कभी किसी क्षेत्र में महामारी का रूप ले लेती है। आलू का पछेती अंगमारी कभी कभी किसी क्षेत्र में महामारी का रूप ले लेती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पादप महामारी रोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे विशेष क्षेत्रीय रोग, इंडेमिक डिजीज और एपिडेमिक डिजीज दोनों एक साथ पूछता है या अलग अलग भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इंडेमिक डिजीज। दोस्तों ये जो डिजीज होता है ये किसी विशेष क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए होता है या कुछ भूभाग पर होता है। चलिए देखते हैं, जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप में उपस्थित रहता है तो उसे विशेष क्षेत्रीय या स्थानिक मारी रोग कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई रोग है, जैसे आपके आलू में पाला लगता है तो आपके गांव में देखेंगे किसी किसी के खेत में लगेगा, किसी किसी के खेत में नहीं लगेगा। तो किसी विशेष क्षेत्र में हो रहा है, किसी विशेष स्थान पर हो रहा है तो उसी को एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जब कोई रोग किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप में उपस्थित रहता है तो उसे विशेष क्षेत्रीय या स्थानिक मारी रोग कहते हैं। रोगजनक मृदा में स्थापित होकर फसल के एक मौसम से दूसरे मौसम तक उत्तरजीवी रहता है। जो रोगजनक होता है वह मृदा में स्थापित होकर फसल के एक काल से दूसरे काल तक उत्तरजीवी रहता है। जैसे पंजाब के मैदानी भागों में पाए जाने वाला गेहूं का फ्लैग स्मट रोग। दोस्तों पंजाब के मैदानी भागों में पाया जाने वाला कौन सा रोग? गेहूं का फ्लैग स्मट रोग। दार्जिलिंग जिले में आलू का ब्लैक वाट रोग और कुछ क्षेत्रों में आलू का अर्ली ब्लाइट रोग भी लगता है। तो दोस्तों यह था आप लोगों का इंडेमिक डिजीज और एपिडेमिक डिजीज, दोनों आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, संक्रामक रोग। दोस्तों ये सब 1 नंबर वाले, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं। तो संक्रामक रोग क्या होता है? इसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इस प्रकार का जो रोग होता है वह किसी जीव या मध्यजीवी कारक के द्वारा उत्पन्न होता है।
जो संक्रामक रोग होता है वह किसी जीव या मध्यजीवी के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार का रोग जीवी या मध्यजीवी कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर तेजी से फैलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई एक पौधा है, यदि वह उसके अंदर बीमारी है या वह रोगग्रस्त है तो उसके बगल वाला जो पौधा होता है वह भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों ये सब जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे जल्दी क्या होता है, तेजी से स्वस्थ पौधे पर फैल जाते हैं। जैसे दोस्तों कवक, जीवाणु, वायरस, मालिक्यूल्स, वायराइड, फाइटोप्लाज्मा, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ और शैवाल के द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कवक, जीवाणु, वायरस, मालिक्यूल्स, वायराइड, फाइटोप्लाज्मा, सूत्रकृमि आदि के द्वारा जो रोग होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो उम्मीद करता है आप लोग संक्रामक रोग भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इस प्रकार के जो रोग होते हैं इन्हें किसी जीव या मध्यजीवी की आवश्यकता नहीं होती, इनमें कोई कारक नहीं जुड़ा होता है। यह दोस्तों जो रोग होता है यह धूप ज्यादा हो जाएगा या मौसम के हिसाब से दोस्तों होता है, मौसम से, धूल से या प्रदूषण से, अन्य कारण से यह नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। और इन्फेक्शियस डिजीज कवक, जीवाणु, वायरस, मालिक्यूल्स, वायराइड के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इस प्रकार के रोग के साथ कोई जीवीय या मध्यजीवीय कारक नहीं जुड़ा होता है, जिसके कारण इन रोगों का प्रसार भी नहीं होता है। ये रोग अनुपयुक्त मृदा, धूप, पाला, खनिज पदार्थों के असंतुलन, प्रदूषण या किसी अन्य बाधा के कारण होते हैं, जैसे आम की कोयली, धान का खैरा तथा आलू का कृष्णाकंत रोग। जैसे दोस्तों आम की कोयली रोग, धान का खैरा रोग, आलू का कृष्णाकंत रोग इत्यादि दोस्तों जो होता है वह नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। अब देखेंगे पीड़क क्या होता है। पीड़क एक नंबर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार ही पूछता है पीड़क। तो पीड़क क्या होता है, पेस्ट जिसे कहते हैं। मनुष्य को छोड़कर, मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं, तो मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। अब यदि ये इसी में पूछ दिया पेस्टिसाइड तो क्या कहेंगे, तो मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। उसी पेस्ट को मारने के लिए हम जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट आप लोग समझिएगा, पेस्ट सिर्फ एक कीट नहीं होता, पेस्ट कोई भी हो सकता है दोस्तों। जैसे आपने अपनी फसल बोई है, उसको जाकर कोई जानवर खा लिया तो वो जानवर जो है वह आपके लिए पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वह आपको आर्थिक हानि पहुंचा रहा है। तो पेस्ट कोई भी हो सकता है। अब देखेंगे सूक्ष्म जैव कीटनाशी क्या होता है। सूक्ष्म जैव कीटनाशी क्या होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ा है कि जब पीड़कों को मारने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाता है तो उन्हें बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो जब वही पीड़क जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं को जो हम लोग पालते हैं तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसी को दोस्तों सूक्ष्म जैव कीटनाशी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रयोग किए जाने वाले सभी कारक छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है। इससे वजह से इसे माइक्रोबियल कंट्रोल भी कहते हैं। जो सूक्ष्म जैव कीटनाशक होते हैं वो क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जैविक नियंत्रण, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले कारक होते हैं वह छोटे होने के कारण उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसी वजह से इन्हें माइक्रोबियल कंट्रोल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आईडीएम, आप लोगों ने आईपीएम, आप लोग मैं आईपीएम बता दिया हूं, अब आईडीएम देख लीजिए। तो आईडीएम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जिसका मतलब होता है एकीकृत रोग प्रबंधन। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यदि हिंदी में आईपीएम आईडीएम दे रहा था तो। आईपीएम का मतलब होता है एकीकृत नासी जीव प्रबंधन और इसका मतलब होता है एकीकृत रोग प्रबंधन। तो आईडीएम क्या होता है, आईडीएम दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को जो हानिकारक रोग होते हैं, कीट होते हैं, उनकी बीमारियों से बचाने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। तो ये सब कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है एक साथ। तो चलिए देखते हैं, आईडीएम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक रोगों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यावहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण
इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को कम से कम हानि हो तथा पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। आईडीएम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक रोगों एवं बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को कम से कम हानि हो और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। तो इसी प्रक्रिया को आईडीएम या एकीकृत रोग प्रबंधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। मैंने एक दिन बताया था लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था और थोड़ा हार्ड भी था, तो आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता है यह भी एक प्रकार का जैविक नियंत्रण होता है जिसमें परपोषी पौधे जो होते हैं वह स्वयं एक विरोधी का भूमिका अदा करते हैं। इसमें जो प्रतिरोधी किस्म होती है वह रोग प्रबंधन की बहुत सस्ती और प्रभावी सबसे अधिक व्यवहारिक विधि होती है। फसल में पादप रोग के द्वारा जो होने वाली हानि होती है उनमें यदि हम प्रतिरोधी किस्म को उगाते हैं तो उनको रोकना बहुत ही प्रभावशाली, लाभकारी होता है और उससे प्रदूषण भी नहीं होता। तो इसी प्रक्रिया को होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस कहा जाता है। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधी परपोषी प्रतिरोध पौधा। तो चलिए देखते हैं। परपोषी प्रतिरोध एक प्रकार का जैविक नियंत्रण है जिसमें परपोषी पौधे स्वयं एक विरोधक की भूमिका अदा करते हैं, मतलब विरोधी की भूमिका अदा करते हैं, अपने अंदर रोग को पैदा नहीं होने देते हैं। तो रोग प्रतिरोधी किस्में पादप रोग प्रबंधन की बहुत सस्ती, सरल, प्रभावी एवं सबसे अधिक व्यवहारिक विधि हो सकती है। जो रोग प्रतिरोधी किस्म होती है वह पादप रोग प्रबंधन की बहुत सस्ती, सरल, प्रभावी और सबसे अधिक व्यवहारिक विधि हो सकती है। फसलों में पादप रोगों द्वारा होने वाली हानियों को प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर रोकना प्रभावशाली, लाभकारी एवं प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित उपाय होता है। फसलों में पादप रोगों द्वारा होने वाली हानियों को प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर रोकना प्रभावशाली, लाभकारी एवं प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित उपाय होता है। तो दोस्तों ये था होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग प्रतिरोधी किस्म के पौधे को उगाते हैं जिससे क्या होता है, जिससे रोगों को रोकना बहुत ही प्रभावशाली होता है, लाभकारी होता है और उससे प्रदूषण भी नहीं होता है। और यह परपोषी प्रतिरोध जो होता है यह एक जैविक नियंत्रण होता है। माइक्रोबियल कंट्रोल। अब माइक्रोबियल कंट्रोल ही पूछता है। मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, सब फिजिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल सब बता दिया था। माइक्रोबियल कंट्रोल भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है, जब मनुष्य किसी निश्चित क्षेत्र में नासी जीव के प्रबंधन के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग करता है तो उसे माइक्रोबियल पेस्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट या माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। जो इसकी शुरुआत वह स्टेनसन द्वारा 1949 में किया गया था। चलिए देखते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल। मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार समझ लीजिए कि जब मनुष्य कोई होता है वह किसी निश्चित क्षेत्र में नासी जीव जो होते हैं, पीड़क जो होते हैं, उनके प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव या उत्पादित विषाक्त पदार्थ का उपयोग करता है तो उसी के वही माइक्रोबियल पेस्ट पॉपुलेशन कहते हैं। जब मनुष्य किसी निश्चित क्षेत्र में नासी कीटों के प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग करता है तो उसे माइक्रोबियल पेस्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट या माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। इसकी शुरुआत स्टेनसन द्वारा 1949 में किया गया था। तो यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर क्लियर हो गया। एक कि माइक्रोबियल कंट्रोल का सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, तो स्टेनसन ने किया था। कब किया था, सन 1949 ईस्वी में किया था। तो आगे चलते हैं। निमेटोड क्या होता है, सूत्रकृमिनाशी जिसे कहते हैं। तो निमेटोड क्या होता है, सूत्रकृमिनाशी। यह जो होता है जमीन के अंदर एक धागी नुमा संरचना होती है। हम लोग पौधे का जो जड़ होता है उसमें देखेंगे धागी नुमा एक संरचना बन जाती है। तो वही दोस्तों निमेटोड होता है, बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। निमेटोड जमीन के अंदर धागे नुमा कीट होता है जो फसल, फल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह वर्षों तक जमीन के नीचे जीवित रह सकता है। दोस्तों यह था निमेटोड के बारे में कुछ। अब देखेंगे हम लोग आईडीएम देख लिया था, आईडीएम का महत्व देखेंगे। तो आईडीएम क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। आईडीएम एक ऐसी व्यवस्था होती है
जिसमें फसलों को हानिकारक रोगों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक नियंत्रण, इस प्रकार क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को कम से कम हानि हो और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर आईडीएम का महत्व। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना या कम करना दोस्तों आईडीएम का पहला महत्व है। अगला पॉइंट है स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त अनाज सब्जी उत्पादन करना। दोस्तों जो हम लोग जैविक नियंत्रण और यांत्रिक नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल, इन सब का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा अनाज होगा उसका गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, वह दोस्तों कम खराब गुणवत्ता वाला होगा। तो इसलिए दोस्तों आईडीएम का यह भी एक महत्व है कि हमें स्वच्छ गुणवत्ता वाला अनाज सब्जी उगाने को मिलता है। अगला पॉइंट है कृषि लागत को कम करना। इससे जो कृषि लागत है वह कम हो जाएगी और भूमि को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। भूमि को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। हम लोग कल्चरल कंट्रोल अपनाते हैं तो वहाँ पे क्रॉप रोटेशन सब कुछ अपनाते हैं, तो वहाँ से भूमि को भी स्वच्छ बनाए रखने में मदद करता है। अगला है कृषि के लाभदायक जीवों पर खतरा को कम करने में मदद करता है। जो कृषि के लाभदायक कीट होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया, इन सभी को कम खतरा होता है आईडीएम के द्वारा। तो यह था दोस्तों आईडीएम का महत्व। आगे ईटीएल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगातार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईटीएल और ईआईएल। ईटीएल का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल। ईटीएल का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल, जिसे कहते हैं आर्थिक सीमा स्तर या आर्थिक दहलीज स्तर जिसे कहते हैं। तो आर्थिक सीमा स्तर दोस्तों क्या होता है, पहले आप लोग बता दूं कि यह कीटों की वह संख्या होती है जिसको ईआईएल पर पहुंचने से पहले, जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है उस पर पहुंचने से पहले इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उसी को ईटीएल कहते हैं। कीटों की यह संख्या जिसको ईआईएल पर पहुंचने से पहले इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उसे ईटीएल कहते हैं। चलिए देखते हैं, आर्थिक सीमा स्तर भी आर्थिक क्षति स्तर की अपेक्षा निम्न पीड़क सघनता को निरूपित करती है। मतलब ये बता रहा है कि जो ईटीएल होता है वह ईआईएल की तरह ही पीड़क सघनता को निरूपित करता है। इस स्तर पर नियंत्रण उपायों को इस प्रकार अपनाया जाता है, जो यह स्तर होता है, जो यह लेवल होता है, इस पर जो नियंत्रण उपाय होते हैं उसको इस प्रकार अपनाया जाता है ताकि पीड़कों की सघनता आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच पाए, ताकि जो पीड़क है उनकी सघनता आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच पाए। अर्थात इस सीमा से यह प्रदर्शित होता है कि कब नियंत्रण का उपाय किया जाए जिससे कि पीड़कों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंचे। तो इसी प्रक्रिया को ईटीएल या इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल या आर्थिक दहलीज स्तर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आर्थिक दहलीज स्तर क्या होता है, आप लोग यदि एक नंबर पूछ दिया तो आप लोग लिख दीजिएगा कि इससे हमें यह पता चलता है कि कब नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए जिससे पीड़कों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच पाए। आगे चलते हैं, देखते हैं अब ईआईएल क्या होता है, आर्थिक क्षति स्तर होता क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ईआईएल का पूरा नाम होता है दोस्तों इकोनॉमिक इंजरी लेवल। यह क्या होता है, यह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की एक सबसे सस्ती और अच्छी विधि होती है, जो नाशी जीवों के नियंत्रण के लिए सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित होती है। इसका दोस्तों लक्ष्य होता है कि नाशी जीवों की जो संख्या है एक सीमा के नीचे बनाए रखे, तो इसी सीमा को ही इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आईपीएम की सस्ती मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सस्ती और बृहद आधार वाली विधि है, जो नाशी जीवों के नियंत्रण के लिए सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित होती है। इसका लक्ष्य होता है कि नाशी जीवों की संख्या एक सीमा के नीचे बनाए रखना है। इसी सीमा को ईआईएल आर्थिक क्षति स्तर सीमा या इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कीट विष प्रसारक यंत्र के रखरखाव को आप कैसे करेंगे उसकी टिप्पणी लिखिए। तो जो कीट विष प्रसारक यंत्र होती है, जो दोस्तों कीट विष के ऊपर छिड़कने वाले जो यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं दवा छिड़कने वाली, उसकी रखरखाव आप कैसे करेंगे। तो उसके बारे में लिखने के लिए याद दे दिया, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि कीट विष प्रसारक यंत्रों को प्रयोग करने के बाद उनके भागों को खोलकर अच्छे से धोकर ग्रीस लगाकर रख देना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रयोग से पहले लीकेज की जांच कर लेनी चाहिए। जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग लीकेज की जांच कर लीजिए कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है, प्रयोग से पहले नट बोल्ट कस लेना चाहिए। प्रयोग से पहले क्या करना चाहिए, नट बोल्ट को कस लेना चाहिए।
अगला पॉइंट है स्प्रेयर्स के जिन भागों के संपर्क में पानी आता है उन्हें जंग से बचाने के लिए साफ करके सुखा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है रबड़ के भाग को ज्यादा तोड़ मोड़ के नहीं रखना चाहिए। तो यह था दोस्तों कीट विष प्रसारक यंत्र का रखरखाव हम लोग कैसे करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन WDP वाटर डिस्पेरेबल पाउडर। दोस्तों यह जो होता है यह क्या होता है, यह जल में अघुलनशील पेस्टिसाइड के वाहक को सोयाबीन के आटा आदि के साथ मिलाकर उसे जल में घुलनशील बनाता है। वाटर डिस्पेरेबल पाउडर। तो चलिए देखते हैं। जल में अघुलनशील पेस्टिसाइड को वाहक जैसे सोयाबीन का आटा लाइम आदि के साथ मिलाकर उसे जल में अंशतः घुलनशील बनाया जाता है, जो जल में महीन निलंबन के रूप में रहता है, तो उसी को WDP कहते हैं। तो WDP भी आप लोग समझ गए होंगे। एक नंबर में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो वाटर डिस्पेरेबल पाउडर जिसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, 15वां क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई दोस्तों किसी के ऊपर विष पड़ जाए या किसी के शरीर पर विष पड़ जाए तो ये आप क्या करेंगे, ये दोस्तों पूछ सकता है 5 नंबर में। तो क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट दोस्तों रहेगा कि यदि किसी के ऊपर विष पड़ जाए, जहर पड़ जाए, तो उसका भाग, जिस भाग पर वह जहर लगा है उस भाग को तुरंत साबुन से धो देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि संबंधित भाग को धीरे धीरे पानी की धाराएं गिरानी चाहिए। जैसे दोस्तों आपके हाथ में दवा लग गया है तो आप लोग धीरे धीरे वहां पर पानी गिराते रहिए, गिराते रहेंगे तो आपको ऊपर जो विष होगा वो धुल जाएगा। तो क्या बताया जाए, संबंधित भाग पर धीरे धीरे पानी की धारा गिरानी चाहिए। अगला पॉइंट, यदि जलन आदि हो रहा हो तो बर्नोल आदि दवाइयों का प्रयोग धोने के पश्चात करना चाहिए। यदि जहाँ पे आपको दवा लगा है वहां पर जलन हो रहा है तो बर्नोल आदि की जो दवा होती है उसको धोने के बाद प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये थे कुल 15 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग बताया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।